जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसोलेशन के बारे में, यानी पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना प्रकाश पृथ्वी को मिलता है, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा प्रकाश होता है, कहाँ कम होता है। प्रकाश के आधार पर ही दिन रात की अवधि तय होती है, अर्थात दिन कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। हम पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जब सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आता है, हम लोग सभी उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में रहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में जब हम लोग रहते हैं तो 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, यानी अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर से ऊपर चलना शुरू करता है। अगर इक्वेटर से ऊपर चलेगा तो सूर्य का प्रकाश पोल के पीछे तक चला जाएगा, और जब वही सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष नीचे यानी इक्वेटर के नीचे आता है तो यही स्थिति नीचे भी होती है। जब सूर्य ऊपर रहता है, ऊपर की ओर ज़्यादा प्रकाश होगा तो स्वाभाविक है सदर्न हेमीस्फीयर में प्रकाश कम रहेगा, तो वही प्रकाश सिकुड़कर आगे की तरफ चला जाता है। मतलब ये सूर्य, ये पूरी पृथ्वी का एक एक्सिस है, ये ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाई है, ये पृथ्वी की एक्सिस है। एक्सिस मतलब वह रेखा या वह सीधी लाइन जिस पर पृथ्वी घूमती है, चारों ओर मूव करती है। ये पृथ्वी को अगर मूव करना है तो ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों ओर ही पृथ्वी मूव करेगी। तो आप देखेंगे इसकी ओर चारों ओर मूव कर रही है पृथ्वी। तो अगर ये एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक है तो इसे कहते हैं नॉर्थ पोल और इसे कहते हैं साउथ पोल। तो इस नॉर्थ और साउथ से होकर जाने वाली लाइन को पृथ्वी की एक्सिस कहते हैं। वही एक्सिस मैंने यहाँ ग्रीन कलर से आपको शो की है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो हम जानते हैं कि सूर्य के सामने जहाँ पृथ्वी होती है वहाँ दिन होता है और पीछे की तरफ रात्रि होती है। तो यहाँ मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है और ये पूरी पृथ्वी पर प्रकाश पड़ रहा है, तो इस भाग में दिन और पीछे वाले भाग में रात है। अब सूर्य का प्रकाश कितने भाग पर गिरेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य इक्वेटर के सापेक्ष, पृथ्वी इक्वेटर को सामने रखें, ये एक्सिस है, तो पृथ्वी सूर्य के सामने नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में टिल्टेड है या सदर्न हेमीस्फीयर में टिल्टेड है। ये सूर्य है तो इस समय पृथ्वी की टिल्टिंग इधर है, ऐसी है, पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है। जब इस तरह से झुकी होगी तो सूर्य का प्रकाश नॉर्थ पोल से पीछे की तरफ भी चला जाएगा, और जब यही उल्टा हो जाए, अगर ये पृथ्वी ऐसी झुक जाए आगे की तरफ, इधर की तरफ, तो सूर्य का प्रकाश फिर सदर्न हेमीस्फीयर में ज़्यादा पहुंचेगा, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में कम। तो ये अवधि कब होती है? 21 मार्च से लेकर और 23 सितंबर तक 6 महीने सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होता है। यानी इन 6 महीनों में पृथ्वी अपनी एक्सिस पर इस तरह से झुकी हुई होती है कि सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में कम। और ठीक इसका उल्टा कर दें, 23 सितंबर से 21 मार्च, इस अवधि में क्या हो जाता है? सदर्न हेमीस्फीयर में सूर्य का प्रकाश पीछे तक जाएगा और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में सूर्य का प्रकाश कम होगा, क्योंकि फिर पृथ्वी ऐसी न झुक के इस तरह से आगे की ओर झुकेगी। तो जब ऐसी झुकेगी तो स्वाभाविक है ये वाले भाग सभी सूर्य के प्रकाश के सामने आ जाएंगे। अभी ये अंधेरे में हैं और ये वाले भाग उजाले में हैं। जब यही अक्ष ऐसा हो जाएगा तो ये वाले भाग इधर आ जाएंगे, तो इन भागों में प्रकाश होगा और इन भागों में अंधेरा हो जाएगा। तो यही सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी को मिलता है तो वो प्रकाश कितना मिलता है, कैसे मिलता है, इसी को हम इंसोलेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं सूर्यातप। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंसोलेशन या सूर्यातप, अर्थात सूर्य का ताप पृथ्वी को कहाँ कितना मिलता है। आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानें कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितना प्रकाश पृथ्वी को मिलता है।
ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। सूर्य के फोटोस्फीयर से जो प्रकाश बाहर निकलता है उसका 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। जितना सूर्य का प्रकाश है उसका 1/2 बिलियन प्रकाश ही पृथ्वी को मिलता है। यानी सूर्य से जितना प्रकाश आता है उसका 2 अरबवां भाग। 2 अरबवां भाग क्या होता है? 1/2। इतना प्रकाश पृथ्वी को मिलता है। समझ में आई बात? ये 2 अरब से भाग दे दिया मैंने। सूर्य का प्रकाश मान लो 1 है, उसमें 2 अरब का भाग दे दिया तो ये 2 अरबवां भाग कहलाता है। इतना प्रकाश पृथ्वी को मिलता है और इतना प्रकाश ही पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है। इससे थोड़ा भी ज़्यादा मिल जाए तो खतरा पैदा हो जाता है। ये जो प्रकाश पृथ्वी को मिलता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि इस प्रकाश को आप व्यक्त कैसे करोगे। इस प्रकाश को ही कहते हैं सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम सोलर कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। तो पृथ्वी पर जो सोलर कांस्टेंट है उसका मान है 1370 वाट। 1370 वाट, इतने वाट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इतने मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये है इसकी वैल्यू। ये परीक्षा के लिए बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना आप कि पृथ्वी को जो प्रकाश मिलता है उसकी वैल्यू कितनी है। तो उसकी वैल्यू है 1370 वाट। 1370 वाट पर मीटर स्क्वायर। पर इसका मतलब क्या होता है? 1 मीटर तो आप जानते हो 1 मीटर कितना होता है, लगभग इतना 1 मीटर होता है। अगर मैं इस पर 1 मीटर बनाऊं, यहां से लेके यहां तक ये 1 मीटर है और 1 मीटर की मैं लाइन खींच दूं नीचे, तो 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ऐसा मैं एक वर्ग बनाऊं यानी स्क्वायर बनाऊं, तो उस स्क्वायर पर जितना सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में पड़ता है, उस प्रकाश की जो वैल्यू है अगर उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करोगे तो वो 1370 वाट के बराबर होती है। इतनी ऊर्जा पृथ्वी को मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि हम वाट से ऊर्जा कैसे समझें? ऊर्जा की इकाई तो क्या होती है? या तो कैलोरी या जूल, यही हमने पढ़ा है। अगर हम इसे कैलोरी या जूल में व्यक्त करें तो हम जानते हैं 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट की वैल्यू 1 जूल पर सेकंड होती है, क्योंकि वाट की इकाई को जब हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं 1 वाट बराबर 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा अगर प्राप्त हो तो वो 1 वाट के बराबर होती है। तो अगर मैं इसे जूल में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं 1370 जूल, इतने जूल पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर, इसे पर मीटर स्क्वायर में लिख सकता हूं, पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अगर मैं इस जूल को कैलोरी में बदलूं तो हम जानते हैं 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी की वैल्यू होती है 4.2 जूल। तो अगर इस जूल को मैं कैलोरी में बदलूं तो मैं लिख सकता हूं 1370 बटे 4.2 इतनी कैलोरी, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, कैलोरी पर मीटर स्क्वायर है। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बदलूं तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? 100। चूंकि मीटर स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार गुणा करना पड़ेगा, ऐसा लिखूंगा मैं। क्लियर हुआ? इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? पर सेकंड। अगर मैं इसे पर मिनट में बदलूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मुझे इसमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है? और जब इसे आप हल करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 कैलोरी 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये इसकी वैल्यू आएगी। यही किताबों में लिखी रहती है। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई है कि अगर परीक्षा में पूछा जाए सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहोगे 1370 वाट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर इसको कैलोरी में व्यक्त करोगे तो आएगा 2 कैलोरी
2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो चाहे ये लिखा रहा है तो भी सही है अथवा ये लिखा रहा है तो भी सही है। अगर ये लिखा रहा तो अगर मान लो आपने याद कर लिया ये और परीक्षा में आ गया ये, तो आप कहोगे तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे उस समय कैलोरी और जूल इनमें क्या संबंध होता है, वाट के साथ क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए बता दिया है कि अगर 1370 वाट को कैलोरी में कन्वर्ट करें तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने का तरीका है। तो सोलर कांस्टेंट किसे कहते हैं, परीक्षा में प्रश्न आए तो आप कहोगे 2 कैलोरी पृथ्वी को जो सूर्य का प्रकाश मिलता है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर कितना होता है, इतना सा, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर इतने भाग को सूर्य का प्रकाश हर 1 मिनट में, इतने भाग को हर मिनट में 2 कैलोरी ऊष्मा के बराबर प्रकाश प्राप्त होता है। अथवा अगर हम एक मीटर के हिसाब से लें तो हम कहेंगे 1370 वाट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ मिनट में बोलोगे, यहाँ सेकंड में बोलोगे, मैंने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से दोनों ही राशियाँ आपको याद रखनी है, या तो ये अथवा ये वाली। इसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट या सौर्य स्थिरांक, हिंदी में कहते हैं सौर्य स्थिरांक, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश पृथ्वी को कितनी ऊर्जा देता है, तो ये ऊर्जा की वैल्यू है। और वैसे नॉर्मल तरीके से अगर कोई पूछे तो सूर्य का कितना प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो आप कहेंगे 2 अरबवां भाग। जितना प्रकाश सूर्य से निकलता है उसका 2 अरबवां भाग पृथ्वी को मिलता है। क्लियर है? 2 बिलियन उसके सूर्य के प्रकाश का 2 बिलियंथ पार्ट ही पृथ्वी को प्राप्त होता है, इससे ज़्यादा नहीं। और उतना प्रकाश तो पूरी पृथ्वी को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा टेम्परेचर कितना पहुंच रहा था भारतवर्ष में, हाहाकार मच गया, लोग तपिश से मरना शुरू हो गए। तो ज़्यादा प्रकाश आ जाए तो भी इंसान नहीं रह सकते, ठंडा ज़्यादा हो जाए तो भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमें एक लिमिट में ही प्रकाश की आवश्यकता है। तो ये क्लियर हो गया सोलर कांस्टेंट क्या होता है। समझ में आया सोलर कांस्टेंट? मतलब सिंपल भाषा में अगर किसी को समझाना है तो आप कहेंगे पृथ्वी पर 1 मीटर का एक स्क्वायर बना लो। 1 मीटर का स्क्वायर ये हो गया, ये 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एक वर्ग बना लो, स्क्वायर बनाओ। उस स्क्वायर को प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा सूर्य की प्राप्त हो रही है, 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा उसको प्राप्त होती है वही सोलर कांस्टेंट है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, 1370 वाट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड इतनी ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी को सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक कहते हैं। अब आइए विद्यार्थियों, हम जो बात कर रहे थे हम उसको समझने की कोशिश करें। मैंने कहा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के सापेक्ष, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो कभी उत्तरी गोलार्ध सामने आता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध सामने आता है। चूंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो एक बार टिल्ट होके वापस आने में उसे 6 महीने लग जाते हैं। एक बार अगर सीधी पृथ्वी को रखा जाए और अगर ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुक जाए, झुकने के बाद वापस अपने अक्ष पर आएगी तो इसमें 6 महीने लगेंगे। 3 महीने अधिकतम झुकाव में, उसके बाद 3 महीने वापस आने में, फिर 3 महीने इस तरफ और फिर 3 महीने वापस आने में। इस तरह से पूरे 1 साल का चक्र होता है। इसको आप ऐसे समझेंगे कि ये है पृथ्वी और इधर से आ रहा है सूर्य का प्रकाश, ये है इक्वेटर, ये कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न। अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ से आता है तो ये सीधा सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुँचा। ये स्थिति बनती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य का प्रकाश सीधे इक्वेटर पे होता है। इसके बाद 3 महीने बाद सूर्य यहाँ पहुँचता है। कहाँ पहुँचा? कर्क रेखा के सामने। इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक पहुँचने में 3 माह का समय लगता है। यहाँ अगर 21 मार्च को था तो 3 महीने बाद 21 जून को कर्क रेखा पर पहुँच जाएगा। अभी जून का महीना चल रहा है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होगा और फिर कर्क रेखा से चलना शुरू करेगा नीचे की तरफ। तो अगले 3 महीने बाद, तो 21 मार्च को सूर्य यहाँ था
21 मार्च को था भूमध्य रेखा पर, 3 महीने बाद यहाँ 21 जून को पहुंच जाएगा कर्क रेखा पर, फिर अगले 3 महीने बाद ये सूर्य वापस आएगा, वापस फिर से यहाँ पहुंचेगा, तो इसको 3 महीने फिर लगेंगे नीचे आने में। तो 3 महीने बाद यानी 23 सितंबर को सूर्य फिर से भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। इसके बाद फिर नीचे चलेगा, नीचे की ओर आएगा, नीचे यात्रा शुरू होगी, तो यहां से फिर नीचे जाएगा। 22 दिसंबर को सूर्य यहां पहुंच जाएगा। ये 22 दिसंबर की यात्रा है। 22 दिसंबर को सूर्य कहां पहुंच जाएगा? मकर रेखा पर। फिर 3 महीने बाद ये वापस 23 दिसंबर के बाद 3 महीने बाद फिर 21 मार्च को फिर यहां पहुंच जाएगा। इस तरह से ये पूरे साल भर का इसका चक्र होता है पृथ्वी के सापेक्ष। और ये चक्र किस बात पर निर्भर करता है? पृथ्वी के अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण। अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री ना झुकी होती तो साल भर सूर्य का प्रकाश समान रूप से पूरी पृथ्वी को मिलता, लेकिन 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए कभी उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है। निर्भर करता है कि सूर्य पृथ्वी के इक्वेटर के सापेक्ष ऊपर की तरफ चल रहा है या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ चल रहा है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? 21 मार्च से शुरू होती है, 3 महीने में 21 जून, और फिर वापस 3 महीने में यहाँ तक आता है 23 सितंबर। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य रहता है उत्तरी गोलार्ध में, और फिर 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य रहता है दक्षिणी गोलार्ध में। इस तरह से इसका एक पूरा एक चक्र होता है। इस चक्र के दौरान ही हमें पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ पहुँचा। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई छोटी होती है। तो जब ऊपर दिन बड़े हैं तो रातें छोटी होंगी, नीचे अगर दिन छोटे हैं तो रातें बड़ी होंगी। बस ये क्रम लगातार चलता रहता है। अब यहाँ हमको ये समझना है कि जैसे जैसे सूर्य ये आपकी भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चलता है, यानी 21 मार्च से 21 जून की यात्रा करता है, तो इस 3 महीने की यात्रा में सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य 21 मार्च को ठीक भूमध्य रेखा पर था, जब यहां था सूर्य इसके ठीक सामने था इस जगह पे, तो फिर उस समय सूर्य का प्रकाश कहां तक था? ठीक नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक बराबर था सूर्य का प्रकाश। जैसे जैसे सूर्य यहां से ऊपर की ओर चला, वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश नॉर्थ पोल से पीछे की तरफ गया, और इधर उल्टा हुआ, इधर साउथ पोल से सूर्य का प्रकाश सिमटने लगा, हटने लगा, तो यहां रात होनी शुरू हो गई। लगातार 3 महीने तक सूर्य का प्रकाश यहां से पीछे की तरफ गया, अधिकतम यहां तक पहुंचा सूर्य का प्रकाश। 3 महीने की यात्रा की उसने, और 3 महीने बाद फिर यहां से समट के वापस यहां तक आया। इसका मतलब इन 6 महीनों में तो उत्तरी गोलार्ध पर दिन ही बना रहा। लगातार 6 महीने तक उत्तरी गोलार्ध में दिन रहा, वहां सूर्यास्त ही नहीं होता। अगर आप नॉर्थ पोल पर जाओगे तो वहां आप ये पाओगे कि अगर आप दिन में गए हो तो दिन ही दिन हो रहा है, सूर्यास्त ही नहीं हो रहा। सूर्य आपको रोज निरंतर दिखाई दे रहा है। बस अंतर इतना होगा कि सूर्य बहुत तिरछा होगा, बहुत तिरछा। अस्त नहीं होगा लेकिन तिरछा होगा, बिल्कुल कॉर्नर पे दिखाई देगा आपको। वहीं उगेगा थोड़ा सा और वहीं की वहीं वो आगे की ओर गमन करेगा, चलेगा, लेकिन 6 महीने लग जाएंगे उसको एक तरफ से दूसरी तरफ आने में। 6 महीने का समय लगेगा, और तब तक लगातार रोजाना आप दिन देखोगे, वहाँ रात होगी ही नहीं। इसी प्रकार जब यहाँ दिन होगा तो यहाँ 6 महीने की रात होगी। तो साउथ पोल पे 6 महीने अगर आप अंधेरे में गए तो आप क्या देखोगे? 6 महीने तक आपको सूर्य के दर्शन ही नहीं हुए। तो ये स्थिति क्यों बन रही है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाइयों में परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन का क्या कारण है? तो आप क्या कहोगे? पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका होना। अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री ना झुकी होती तो सूर्य का प्रकाश जितना उत्तरी गोलार्ध में होता उतना ही दक्षिणी गोलार्ध में होता। तो कभी दिन और रात की लंबाइयां हमेशा किसी भी स्थान पर बराबर होती, चेंज ही ना होता।
क्लियर? समझ में आई कि नहीं बात? ये समझ में आई? दिन और रात बराबर होते, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, अगर पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ना झुकी होती। तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, इसलिए दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। और ये अंतर इक्वेटर टू पोल जाने पर बढ़ता चला जाता है। मतलब इक्वेटर के पास दिन 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की होगी। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे तो दिन की अवधि अगर बढ़ रही है तो रात की अवधि उतनी कम हो रही है। अगर कर्क रेखा पर पहुंच गए आप, तो कर्क रेखा पर पहुंचकर आप पाओगे कि दिन और रात की अवधि में अधिकतम अंतर 2 घंटे का हो जाता है। यानी जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, जैसे अभी भोपाल 23 डिग्री पर है, यानी कर्क रेखा पर है भोपाल, ठीक है, 23.5 डिग्री है ना कर्क रेखा, तो भोपाल 23 डिग्री के आसपास है। अभी की स्थिति में आप ये पाएंगे कि दिन 7:30 बजे तक आपको दिखाई दे रहा है, या सूर्य जब उदय होता है तब से लेके अस्त तक का समय देखिए आप। सूर्य के उदय होने से अस्त तक का जो समय होगा वो 13 घंटे, 13.5 घंटे, 14 घंटे तक चला जाता है। सुबह सूर्य बहुत जल्दी उग जाता है, लगभग 5:30, 6 बजे तो सूर्य आपको दिखाई दे ही जाएगा, और अस्त होते होते शाम के 7:30 बज जाएं, 7 या 7:30 बज जाएं। मान लो 7 बज गए तो 13 घंटे का अंतर आ गया ना। सूर्य के उदय से लेके अस्त होने में 13 घंटे का अंतर आ गया। तो जब 13 घंटे का दिन हो गया तो रात 11 घंटे की रह गई, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे वैसे वैसे क्या आप देखोगे कि दिन की लंबाई अगर बढ़ रही है तो रात की लंबाई घट रही है, और अगर रात की लंबाई बढ़ रही है तो दिन की लंबाई घट रही है। अब हमारे यहाँ ये चीज़ कब होती है? सर्दियों में। सर्दियों में कब होता है ऐसा? जब सूर्य नीचे चला जाता है। सर्दियों में सूर्य मकर रेखा की तरफ होता है, हमारे यहाँ से हट चुका होता है, हम उत्तरी गोलार्ध में, और सूर्य अगर नीचे चला गया तो हमारे यहाँ रातें बड़ी होने लगती हैं। फिर 22 दिसंबर की रात सबसे बड़ी होती है, तो दिन सबसे छोटा होता है। तो सूर्य के सामने रहने और न रहने से दिन की लंबाई का प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ यही बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अभी 21 जून है, सूर्य यहाँ पर है, ये सूर्य की अधिकतम उच्च स्थिति है, इसके ऊपर सूर्य कभी नहीं जाएगा। ऐसे ही सूर्य की निम्न स्थिति मकर रेखा है, इसके नीचे सूर्य कभी नहीं आएगा। तो सूर्य का जो पूरा स्पान है वो इस बीच में है। अब यदि सूर्य अपने अधिकतम उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा पर है तो सूर्य का प्रकाश एक कहाँ से, नॉर्थ पोल से पीछे तक चला जाएगा, क्योंकि टॉर्च यहाँ जला रहा हूँ मैं। अगर यहाँ जलाऊंगा तो पृथ्वी के आधे भाग में पड़ेगी ना, तो वो आधा भाग, ये देखिए सामने सीधी रेखा है तो इसके इधर और उधर ऐसे ही तो होगा। पदम बेटा मैं क्लास में हूँ, बात करता हूँ थोड़ी देर में। हेलो, देखिए अगर पृथ्वी, ये अभी टिल्टेड इफेक्ट कहाँ है पृथ्वी का? अगर ये है कौन सी लाइन? एक्सिस। तो पृथ्वी कैसी झुकी हुई है अपने अक्ष पर? पीछे की तरफ। अगर यही एक्सिस उधर चली जाए तो पृथ्वी किधर हो जाएगी? अगर ऐसी झुक जाएगी तो साउथ वाला पोर्शन सूर्य के सामने आ जाएगा। कल्पना कीजिए कि सामने सूर्य है, सामने सूर्य है। अगर मैं ऐसे आगे की ओर जाऊंगा तो सूर्य का प्रकाश मेरे सर के पीछे निकल जाएगा कि नहीं? ये नॉर्थ पोल है, नीचे पैरों के पास साउथ पोल है। अगर मैं सीधे खड़ा हूं तो सूर्य का प्रकाश नीचे से ऊपर तक पड़ रहा है। अगर मैं सूर्य के सामने ऐसा झुक जाऊं तो प्रकाश मेरी पीठ तक पहुंच जाएगा ना। और अगर मैं अपने पैरों को उठा लूं और ऐसा झुक जाऊं तो प्रकाश मेरे सर से नीचे आ जाएगा और मेरा सर अंधेरे में पहुंच जाएगा। प्रकाश यहाँ आ जाएगा और यहाँ से नीचे कहाँ तक चला जाएगा? पैरों के पीछे तक चला जाएगा। बस सेम वही स्थिति होती है। वही स्थिति आप यहाँ देख रहे हो कि 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में लगातार पोल पर बना रहा। परीक्षा में एक प्रश्न आता है, 24 घंटे का सूर्य किसे कहते हैं? तो आप कहोगे नॉर्वे को।
नॉर्वे में 24 घंटे का सूर्य दिखाई देता है, मतलब वहां लगातार 24 घंटे तक सूर्य अस्त ही नहीं होता। ऐसा कब होगा? जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा। उस समय 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री वाला आर्कटिक सर्कल है, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्कल होता है। इस आर्कटिक सर्कल पर ही नॉर्वे है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है उस समय आर्कटिक सर्कल का, देखिए आर्कटिक सर्कल पर पीछे तक सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है और पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है। अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो यहां तक प्रकाश है, तो नतीजा क्या होगा आप देखेंगे। ऐसे समझें कि अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर यहां तक है, अब मैं इस पृथ्वी को घुमाऊंगा तो ये भाग हमेशा सूर्य के सामने रहेगा। अगर प्रकाश फैलकर यहां तक आ गया है तो ये भाग अगर घूमेगा तो हर समय सूर्य का प्रकाश इस भाग पर पड़ेगा। नतीजा क्या होगा कि इस भाग में सूर्य 24 घंटे तक अस्त ही नहीं होगा। 24 घंटे बाद फिर जब सूर्य नीचे उतरेगा, 24 घंटे बाद, क्योंकि यहां कर्क रेखा पर 24 घंटे तो रहेगा ना, जिस अक्षांश पर भी सूर्य पहुंचता है वहां 24 घंटे तो स्वाभाविक रहेगा। और 24 घंटे बाद फिर सूर्य नीचे उतरना शुरू करेगा तो दिन की लंबाई फिर कम होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर पहुंचता है, वैसे वैसे 66.5 डिग्री वाले भाग में दिन की लंबाई बढ़ती चली जाती है। 12 घंटे से 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, ऐसे करके अधिकतम 24 घंटे तक दिन की अवधि हो जाती है, क्योंकि इस भाग में सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता। अब जब लगातार ये पृथ्वी घूमती रहेगी और यहाँ से यहाँ तक का भाग प्रकाशमय है, तो इस भाग में फिर स्वाभाविक है कभी अस्त होगा ही नहीं सूर्य। और फिर जैसे जैसे सूर्य नीचे आता है, ये प्रकाश यहाँ से सिमटना शुरू कर देता है, इधर की ओर आना शुरू कर देता है। अभी प्रकाश यहाँ तक है, ये प्रकाश सिमटना शुरू करेगा। जब सिमटना शुरू करेगा तो 3 महीने लग जाएंगे यहाँ तक आने में, और 3 महीने बाद फिर प्रकाश अब क्या करेगा, एक्सिस से इधर की तरफ, यानी सूर्य भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाना शुरू करेगा, तो प्रकाश इससे खिंचना शुरू कर देगा, इधर की ओर आ जाएगा और लगातार नॉर्थ पोल अंधेरे में डूबना शुरू कर देगा। तो ये पूरा फेनोमेना जो है, ये पूरा ये बताता है कि सूर्य का प्रकाश किस तरह से डाइवर्ट होता है। तो किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? पृथ्वी के किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश की लगातार अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो आप क्या कहोगे? अधिकतम 6 महीने और न्यूनतम? अधिकतम 6 महीने सूर्य का प्रकाश रह सकता है और 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश नहीं रह सकता। ठीक है, 6 महीने तक अगर यहाँ नॉर्थ पोल पर दिन होगा तो साउथ पोल पर 6 महीने की रात हो जाएगी। तो अधिकतम सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने तक रह सकता है। पृथ्वी पर 24 घंटे तक अधिकतम सूर्य का प्रकाश कहाँ रहता है? तो आप कहेंगे आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल पर। जैसे आर्कटिक सर्कल 66.5 ऊपर है, ऐसे ही इधर भी आपका ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, यहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश 66.5 डिग्री पर जो स्थिति ऊपर बनेगी सेम वही स्थिति नीचे बनेगी, बस अंतर इतना है 6 महीने बाद नीचे बनेगी। तो 66.5 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश 24 घंटे तक रह सकता है। इसलिए 66.5 डिग्री पर पाए जाने वाले देश को 24 घंटे का सूर्य कहते हैं। तो किस देश को 24 घंटे का सूर्य कहा जाता है? तो वो कहते हैं नॉर्वे को। तो कारण यही है, नॉर्वे 66.5 पे स्थित है और 66.5 पे लगातार सूर्य का प्रकाश 24 घंटे तक दिखाई देगा। प्रश्न उठता है कब दिखाई देगा? तो आप क्या कहोगे? 21 जून को, जब सूर्य अधिकतम उत्तरी गोलार्ध में होगा। अधिकतम उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर होगा। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य होगा उस समय नॉर्वे में लगातार 24 घंटे तक सूर्य उदय रहेगा। और जैसे ही सूर्य कैंसर से नीचे जाना शुरू करेगा, नॉर्वे से दिन की लंबाई 24 घंटे की जगह फिर कितनी होगी? फिर 23 घंटे। 23 घंटे हो गई तो इसका मतलब 1 घंटे तक वहाँ सूर्यास्त रहेगा। रात 1 घंटे की होगी, बस केवल 1 घंटे के लिए सूर्यास्त होगा और 1 घंटे बाद फिर उदय हो जाएगा। समझ में आई बात? 1 घंटे के लिए सूर्यास्त होगा, बस 1 घंटे बाद फिर आ जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे वहाँ सूर्य का प्रकाश सिमटना शुरू करेगा और रात की लंबाई बढ़ना शुरू करेगी।
जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाएगा दिन की लंबाई बढ़ना शुरू करेगी, रात की लंबाई घटना शुरू करेगी। तो नॉर्वे में अगर आप कभी चले गए तो और वहाँ आपने 1 साल तक रहकर देखा तो आपको 1 साल में पूरे 24 घंटे का दिन भी देखने को मिल जाएगा और 24 घंटे की रात भी देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आई? कैसे क्या हो रहा है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। 3 महीने सूर्य का प्रकाश पीछे जाता है, 3 महीने फिर पीछे से समेटना शुरू करता है, फिर 3 महीने आगे की तरफ रहता है, फिर 3 महीने आगे से समेटना शुरू करता है। ऐसे करके 12 महीने का पूरा चक्र है। इन 12 महीनों में सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ किसको कितना मिलता है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी को सूर्यातप कहते हैं, यानी सूर्य के ताप का कितना भाग कहाँ मिल रहा है। अब एक बात ये भी है, सूर्यातप का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सूर्य सामने दिख रहा है, प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन उस प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी, यानी तीव्रता कितनी है। तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है कि सूर्य के सामने कोई चीज़ कितने डिग्री का कोण बना रही है। अगर सूर्य ठीक ऊपर है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ज़मीन पर। ये बात समझ में आ रही? सूर्य यहाँ है, अगर सूर्य यहाँ है तो इस स्थान पर सूर्य का प्रकाश इस तरह से आएगा, कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री। तो ठीक ऊपर होने पर सूर्य का प्रकाश 90 डिग्री का कोण बनाता है, और जैसे जैसे तिरछा होता जाएगा कोण का मान कम होता चला जाएगा। और ये मान कितना तक हो सकता है? ये 0 तक हो सकता है। कैसे 0 होगा? अगर ये सूर्य यहाँ की जगह यहाँ आ जाए तो सूर्य का प्रकाश हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना कोण बना रहा है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ कितना कोण बनाएगा? 0। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें जितना अधिक से अधिक कोण बनाएंगी उस स्थान पर सूर्यातप उतना ही अधिक होगा, इंसुलेशन उतना ही अधिक होगा। और जिस स्थान के लिए सूर्य के प्रकाश की किरणें तिरछी रहेंगी वहाँ सूर्यातप कम मिलेगा। इसीलिए ठंडे प्रदेशों में आप जाएंगे वहाँ सूर्यातप कम होता है। और ठंडे प्रदेश कहाँ होते हैं? जैसे यूरोप में आप गए तो यूरोप में सूर्य कभी भी सीधा तो चमकेगा नहीं, क्योंकि यूरोप कहाँ है? यूरोप पृथ्वी पर कहाँ है, किस भाग में है? ऊपर की तरफ, और सूर्य अधिकतम कर्क रेखा तक जाएगा। इसलिए यूरोप में कभी भी सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं होगा। यूरोप में हमेशा तिरछी किरणें ही पड़ेंगी। तिरछी किरणें पड़ेंगी तो वहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होंगी, गर्मियाँ कम होंगी। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, सर्दियाँ कम होती हैं। ये बात क्लियर हुई? अब मैं आपको ये निकालना बताऊंगा कि किसी भी स्थान पर सूर्य का प्रकाश कितने डिग्री का कोण बनाता है। ये कैसे निकालेंगे हम? आइए हम इस पर चर्चा करें। मान लीजिए ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये इक्वेटर है। ये कैंसर है और ये कैप्रिकॉर्न है। यानी मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, बीच में इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी का सामने पिक्चर है। सूर्य का प्रकाश किस स्थान पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा और कब बनाएगा, इसके लिए आपको परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे किया जाएगा। देखिए, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि बताइए 21 जून को भोपाल में सूर्य का प्रकाश कितने डिग्री का कोण बनाएगा। 21 जून को सूर्य कहाँ होगा? कर्क रेखा पर। और भोपाल कहाँ है? कर्क रेखा पर। ये कर्क रेखा है तो सूर्य यहाँ होगा। तो सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर कितने डिग्री कोण बनाएगा? यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको सूर्य का प्रकाश कितने डिग्री पर मिलेगा? 90। ऊपर से सीधा मिलेगा ना,
90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर हुआ? किसी भी स्थान पर, अब जैसे ये तो मैं साइड से दिखा रहा हूँ, मान लो सूर्य यहाँ होता तो यहाँ से प्रकाश किरण अगर जाती तो सीधी 90 डिग्री का कोण बनाती कि नहीं? ये समझ में आ रही है बात? ठीक इसी प्रकार यदि सूर्य कर्क रेखा से इक्वेटर तक आता है, कितने महीने लगते हैं? 3 महीने। 3 महीने लगेंगे सूर्य को कर्क रेखा से इक्वेटर पर आने में। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 1 महीने बाद भोपाल में सूर्य के प्रकाश का कोण क्या होगा? सूर्य के प्रकाश की किरणों का कोण 1 महीने बाद भोपाल में क्या होगा? तो 1 महीने बाद अब सूर्य का प्रकाश कहाँ पहुँचेगा? कर्क रेखा से नीचे की तरफ। 1 महीने में कितना चलेगा? लगभग 8 डिग्री। 3 महीने में चलता है 23 डिग्री। ये 23 डिग्री है ना, तो इक्वेटर 0 से लेके 23.5 डिग्री चलने में 3 महीने लगते हैं। तो 1 महीने में कितना चलेगा? 8 डिग्री। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई? तो 1 महीने बाद सूर्य 8 डिग्री नीचे होगा, 2 महीने बाद लगभग 16 डिग्री नीचे होगा, और 3 महीने बाद सूर्य इक्वेटर पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसके लिए जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है? किसी भी स्थान का कोण, एंगल, कैसे निकालते हैं एंगल? एंगल ऑफ सनरेज इज इक्वल टू 90 माइनस किसी स्थान का एंगल, स्थान का अक्षांश, इंग्लिश में कहेंगे लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ प्लेस, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ प्लेस माइनस प्लस, या प्लस माइनस जो भी कहें, माइनस प्लस सूर्य की अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ सन। ये फॉर्मूला है 90 माइनस लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ प्लेस प्लस माइनस लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ सन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा बताइए कि अगर सूर्य मकर रेखा पर है, कैप्रिकॉर्न पर है, तो कर्क रेखा पर सूर्य के प्रकाश का कोण क्या होगा? अगर सूर्य मकर रेखा पर है, यहाँ है सूर्य, सीधा यहाँ चमक रहा है, तो आपको ये बताना है कि इक्वेटर कैंसर पर रहने वाले लोग सूर्य के प्रकाश को कितने डिग्री पर प्राप्त करेंगे। कैसे निकालोगे आप? इस फार्मूले से 90 माइनस स्थान का अक्षांश। स्थान मतलब मैं किस स्थान की बात कर रहा हूँ? मैंने कहा कि कैंसर पर रहने वाले लोग, तो स्थान कौन सा हो गया? कैंसर। जिससे जहाँ की मैं जिस जगह का मैं कोण नापना चाहता हूँ सूर्य के प्रकाश का, तो कैंसर का इस अक्षांश कितना होता है? 23.5। ठीक, क्लियर हुआ? कैंसर का अक्षांश है 23.5। कैंसर का अक्षांश है 23.5। अब बात आई सूर्य का अक्षांश, सूर्य की अक्षांशीय स्थिति 23.5। ये दूसरे गोलार्ध में है, ये दूसरे गोलार्ध में था, ये दूसरे गोलार्ध में। अगर दोनों एक ही गोलार्ध में हो तो माइनस, और दोनों अलग अलग गोलार्ध में हो तो प्लस। तो आपको प्लस का चिन्ह लेना है, प्लस। क्योंकि सूर्य अलग गोलार्ध में, सूर्य सदर्न हेमीस्फीयर में, जबकि स्थान नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में। हमने कहा कि जब सूर्य मकर रेखा पर हो तो कर्क रेखा के लोगों को सूर्य का प्रकाश की किरणें कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? तो दोनों अपोजिट हेमीस्फीयर में है। ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में कर्क रेखा है, जबकि मकर रेखा सदर्न हेमीस्फीयर में, और सूर्य मकर रेखा पर है। तो ऐसी स्थिति में जब अलग अलग हों तो प्लस का चिन्ह लेंगे। तो सूर्य 23.5 डिग्री मकर रेखा पर है, इन दोनों को जोड़िए 47 हुआ। 90 में से 47 घटाया कितना बचा? कितना बचा? 43।
तो अगर सूर्य मकर रेखा पर है तो कर्क रेखा पर रहने वाले लोगों को सूर्य का प्रकाश 43 डिग्री पर प्राप्त होगा। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? अगर सूर्य इक्वेटर पर है तो बताइए कर्क रेखा पर रहने वाले लोगों को कितने डिग्री पर सूर्य का प्रकाश मिलेगा? अगर सूर्य इक्वेटर पर है, इक्वेटर का अक्षांश 0, 23.5 में से 0 घटाओगे 23.5, और 23.5 को 90 में से घटाओगे तो 66.5। तो जब सूर्य इक्वेटर पर होगा तो कर्क रेखा पर रहने वाले लोगों को सूर्य का प्रकाश 66.5 डिग्री पर प्राप्त होगा। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? चलिए अब अगला प्रश्न दे रहा हूं आपको। अगला प्रश्न है, बाईस नवंबर को सूर्य का प्रकाश कितने डिग्री पर आपको प्राप्त होगा भोपाल में? 22 नवंबर को भोपाल में सूर्य का प्रकाश कितने डिग्री पर प्राप्त होगा? सबसे पहले क्या सोचना है कि 22 नवंबर को सूर्य होगा कहां? 22 नवंबर को सूर्य कहां होगा, कितने डिग्री पर होगा बताइए? अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई। 22 दिसंबर को सूर्य कैप्रिकॉर्न पे होगा ना। कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री। उससे एक महीने पहले बोल रहे हैं, तो एक महीने मतलब 8 कम कर दो तो लगभग 16 डिग्री। तो 16 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होगा सूर्य, यहां होगा। ठीक है, 16 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होगा सूर्य। तो सूर्य की पोजीशन हो जाएगी 16 डिग्री। पूछा किससे गया है? आपसे, कि आप जहां हो वहां, आप कहां हो? कर्क रेखा पर, यानी 23.5 डिग्री पर हो आप। क्लियर हुआ? मान लीजिए भोपाल 23 पर है, तो अब इस फॉर्मूले में रखिए 23 90 माइनस 23, अक्षांश भोपाल 23 पर है और सूर्य कहाँ है? 16 दूसरे गोलार्ध में है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, +16। दोनों को मिला लो तो कितना हो गया? 39। 90 में से घटाओगे तो कितना मिलेगा? 51। इसका मतलब ये हुआ कि भोपाल में जितने लोग हैं उन्हें 22 नवंबर को 51 डिग्री वाला प्रकाश प्राप्त होगा। यानी सूर्य की किरणें भोपाल में 51 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ये एंगल जितना छोटा होता चला जाएगा, सूर्य के प्रकाश की तपिश उतनी ही कम होती चली जाएगी, यानी इंसुलेशन कम होता चला जाएगा। इंसुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ सनरेज। सनरेज जितने ज़्यादा एंगल पर होंगी, इंसुलेशन उतना ही अधिक होगा। सनरेज जितने कम एंगल पर होंगी, इंसुलेशन उतना ही कम होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर सूर्य इक्वेटर पर है तो नॉर्थ पोल पर अगर कोई व्यक्ति है तो बताइए उसे कितने डिग्री का प्रकाश मिलने वाला है? अगर सूर्य इक्वेटर पर है, सूर्य इक्वेटर पे और नॉर्थ पोल पर कोई व्यक्ति है तो उसे कितने डिग्री का प्रकाश मिलेगा? इतना क्या सोच रहे हो? 90 में से क्या घटाओगे? सूर्य की स्थिति। सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य इक्वेटर पे है तो 0, यहाँ क्या आएगा? 0। स्थान की स्थिति, सॉरी ये स्थान की स्थिति कितनी है? 90। तो यहाँ सब आप लिखोगे 90 माइनस स्थान की स्थिति 90, और इसमें से क्या करोगे? क्या घटाओगे? सूर्य की स्थिति। सूर्य की स्थिति है 0, तो 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा तो दोनों पोल पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। सूर्य के प्रकाश का 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब सूर्य का प्रकाश कैसा होगा? ऐसे ऊपर से निकल जाएगा। आप यहाँ खड़े हो, अभी सूर्य ये ऊपर है तो कुछ एंगल पर प्रकाश आएगा, और जब सूर्य, कल्पना करो बिल्कुल क्षितिज पर हो, सामने हो, डूब रहा हो सूर्य, डूबते समय सूर्य आपके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0।
ये बात समझ में आई? डूबता सूर्य और उगता सूर्य आपके साथ जो कोण बनाता है वो 0 डिग्री का होता है, क्योंकि सूर्य एकदम हॉरिजॉन्टल पर होता है, हॉरिजॉन्टल से सीधे सामने लाइन आ रही है तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे जैसे वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर उठेगा कोण बढ़ता चला जाएगा, और जब ठीक आपके सर पे पहुंचेगा तो कोण का मान 90 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे कि सूर्य अगर बताइए इस महीने में फला जगह पर है और आप फला जगह पर हो, तो आपको कितने डिग्री का प्रकाश मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपको ये बताना है कि इक्वेटर पर रहने वाले लोगों को सूर्य का प्रकाश कितने डिग्री की रेंज में प्राप्त होता है। इक्वेटर पर अगर कोई व्यक्ति है, या इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश कितने डिग्री के बीच प्राप्त होता है, फिक्स है। कहां से कहां तक मिलेगा? सोच समझ के जवाब दीजिए। इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कहां से कहां तक वेरी करेगा? कर्क से मकर तक। तो चाहे कर्क तक कर लो या मकर तक कर लो, इस जगह के लोगों को तो सूर्य का प्रकाश कर्क पर होने पर भी उतना ही मिलेगा, मकर पर होने पर भी उतना ही मिलेगा। दोनों जगह हो सूर्य का प्रकाश तो उतना ही मिलना है। तो वेरी कितना करेगा? यहां से लेके यहां तक इतनी तो वेरी करेगा। तो ये वेरिएशन और ये वेरिएशन दोनों बराबर हैं, तो किसी भी एक जगह का वेरिएशन निकाल लो आप। तो 90 में से क्या घटाओगे? 90 में से स्थान का अक्षांश। स्थान का अक्षांश अधिकतम कहाँ है? 23.5 डिग्री। तो 23.5 में से सूर्य का अक्षांश 0। जब सूर्य अगर इक्वेटर पे है, सूर्य इक्वेटर पे है, आपसे क्या पूछा गया कि इक्वेटर के लोगों को सूर्य का प्रकाश कितने डिग्री वेरिएशन पर प्राप्त होगा। तो इक्वेटर के लोगों को बोला, इसका मतलब स्थान तो फिक्स है, स्थान का अक्षांश फिक्स है 0। अक्षांश किसका बदल रहा है? सूर्य का। कितना बदलेगा? 23 डिग्री तक बदलेगा, 23.5 तक बदलेगा। तो 90 में से अधिकतम कितना घटेगा? 23.5। जब 23.5 घटेगा तो कितना बचेगा? 66.5। तो सूर्य का प्रकाश मिनिमम 66.5 डिग्री पर प्राप्त होगा भूमध्य रेखा पर, मिनिमम, और अधिकतम 90 डिग्री पर। सूर्य का अधिकतम प्रकाश 90 डिग्री पर होगा। जब सूर्य खुद इक्वेटर के ऊपर होगा तो 90 डिग्री पड़ेगा कि नहीं प्रकाश? तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि इक्वेटर पर सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों के कोण की रेंज क्या होगी। तो आप क्या कहेंगे? 66.5 से 90, इस रेंज में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। 66.5 से कम एंगल का प्रकाश कभी नहीं होगा इक्वेटर पर, इसीलिए इक्वेटर पर हमेशा गर्मी होती है। ठीक है, हाँ। 66.5 से 113 113 कहाँ से हो जाएगा? कैप्रिकॉर्न पे भी जाएगा। कैप्रिकॉर्न पे जाएगा तो 7 से 66.5 है। हाँ, इस तरह 113 हो जाएगा। आप अगर यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, ये सामने सूर्य है, ऊपर सूर्य है, सूर्य यहाँ से उदय हुआ, अधिकतम यहाँ तक आएगा, 90 डिग्री हो गया। अब सूर्य यहाँ पहुँच गया, तो आप अभी भी एंगल ये वाला काउंट कर रहे हो, अब ये वाला एंगल काउंट हो जाएगा। हमेशा न्यून कोण बनेगा, एक्यूट एंगल ही बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, आपके सापेक्ष। आपको जब प्रकाश मिलेगा तो आप कहोगे कि अगर 10 डिग्री इधर आ गया है तो हमें 100 डिग्री का प्रकाश मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रकाश 80 डिग्री का मिलेगा फिर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमेशा जो भी प्रकाश का कोण होगा वो 90 से ज़्यादा नहीं होगा, तो उसको फिर दूसरी तरफ से मापना शुरू करना पड़ेगा। अभी जब तक सूर्य इधर है तब तक एंगल ऐसा होगा, ठीक है, और जब सूर्य इधर आ जाएगा तो एंगल यहाँ से लोगे, तो हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस कभी नहीं बनेगा, अधिक कोण कभी नहीं बनेगा, हमेशा न्यून कोण बनेगा जो 90 या 90 से कम होगा। मैक्सिमम राइट एंगल बनेगा 90, और अन्यथा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, निकाल लोगे अब सूर्य के प्रकाश की स्थिति। परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपको ये प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना मानकर चलें कि परीक्षाओं में हमेशा सड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और हर बार नए इनोवेशन होते रहते हैं, तो नई नई चीज़ें पूछी जाती हैं, और जो परंपरागत तरीके से पढ़ते हैं उनसे ये प्रश्न कभी नहीं बनेंगे।
आपको हमेशा हट के पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, तभी प्रश्न बनने वाले हैं, अन्यथा ऐसे प्रश्नों के जवाब आप दे ही नहीं पाओगे। और ऐसे प्रश्न हायर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप तो जब तैयारी कर रहे हो तो ये सोच के कभी मत करो कि आप कोई लोअर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमेशा अपने आप को हायर मान के चलो। तो आपको ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको इतना डीप बता रहा हूँ। क्लियर है? समझ में आई सूर्य के प्रकाश की स्थिति? अब इसके बाद मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। सूर्य के प्रकाश की जो स्थिति है किसी भी स्थान पर, वो किस बात पर निर्भर करती है, या इंसोलेशन सूर्यातप किन बातों पर निर्भर करता है, कौन से फैक्टर हैं जो सूर्य के प्रकाश को प्रभावित करते हैं। कौन से फैक्टर? पृथ्वी पर आप कर्क रेखा पर हो या मकर रेखा पर हो अथवा आर्कटिक सर्कल पर हो, यानी पृथ्वी पर आप जहां भी हो वहां का अक्षांश सूर्य के प्रकाश को प्रभावित करेगा। जिस अक्षांश पर हो उस हिसाब से आपको सूर्य का प्रकाश मिलने वाला है। अगर आप कर्क रेखा और मकर रेखा से उच्च अक्षांशों पर हो, हायर लैटिट्यूडिनल पोजीशन पर हो, तो सूर्य का प्रकाश कभी आपको सीधा नहीं मिलेगा, हमेशा तिरछा मिलेगा। सूर्य का प्रकाश सीधा कितने भागों में प्राप्त होगा? सूर्य का प्रकाश सीधा कितने भागों को मिलेगा? जहां जहां सूर्य सीधा चमकेगा। और सूर्य सीधा कहां चमकता है? कर्क से लेके मकर के बीच में, केवल इसी भाग में सूर्य सीधा होगा। इससे ऊपर सूर्य कभी सीधा नहीं होता और इससे नीचे भी कभी सीधा नहीं होता, हमेशा तिरछा रहेगा सूर्य। ठीक है? तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी के किस भाग में इंसोलेशन सूर्यातप अधिकतम होता है, तो आप क्या कहोगे? कर्क और मकर रेखा के बीच में। ठीक है? कर्क और मकर रेखा के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ये ट्रॉपिकल जोन है, या उष्ण कटिबंधीय, हिंदी में कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र गर्म होते हैं। गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश साल में कम से कम 2 बार सीधा होता है। साल में 2 बार। 2 बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बार जब सूर्य, कल्पना कीजिए मैं इस भाग की बात करूँ, यहाँ पर कोई देश है, तो जब सूर्य इक्वेटर टू कैंसर जाएगा तो एक बार तो सामने से गुजरेगा। ठीक है? अगर सूर्य इक्वेटर टू कैंसर गया, यहां से लेकर यहां तक गया, तो इसके सामने से होकर जब सूर्य यहां होगा तब सामने से गुजरेगा, और जब वापस लौट के आएगा तब फिर एक बार इसके सामने से गुजरेगा। तो 2 बार सूर्य ठीक सामने होगा, यानी 2 बार राइट एंगल बनाएगा इस स्थान पर। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य साल में 2 बार राइट एंगल बनाता है, यानी 2 बार सीधा चमकता है। बाकी ना इसके ऊपर कभी सीधा होता, ना इसके नीचे कभी सीधा होता। कर्क रेखा के ऊपर नहीं और मकर रेखा के नीचे नहीं। कर्क और मकर रेखा के बीच में हर स्थान पर साल में 2 बार सूर्य सीधा होता है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा है कर्क और मकर रेखा पर साल में कितने बार सूर्य सीधा चमकता है, तो क्या जवाब दोगे? 1 बार। कर्क रेखा पर 1 ही बार पहुंचेगा ना। ऐसा तो नहीं है तुम कहोगे सब चढ़ते समय भी कर्क रेखा पर गया और नीचे उतरते समय भी कर्क रेखा से होकर आया, ऐसा नहीं बोलोगे। कर्क रेखा पर 1 ही बार पहुंचेगा 23.5 डिग्री, उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो कर्क और मकर रेखा पर साल में 1 बार सूर्य सीधा चमकता है। कर्क और मकर रेखा के बीच में साल में 2 बार प्रत्येक स्थान पर सूर्य सीधा होता है, और कर्क और मकर रेखा से दूर सूर्य कभी भी साल में सीधा नहीं होता। क्लियर हुआ? ठीक है? समझ में आ रही है कि नहीं बातें? ना समझ में आए तो पूछिए, आप कुछ तो पूछो। मुझे लगे कि हाँ तुम लोग पढ़ने में इच्छुक हो या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। चुपचाप बैठे रहते हो तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो सब कुछ आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा। अगर आप शांत बैठे हो ना तो 2 में से 1 कारण होता है कि या तो सब कुछ समझ में आ गया, पूछने को कुछ बचा ही नहीं, साहब आपने इतना अच्छा समझाया कि पूरा दिमाग में घुस गया। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि साहब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या क्या पूछें। 2 कारण हो सकते हैं। तो आप बता दीजिए। अगर आप कुछ नहीं पूछ रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है? ये तो मैं कभी नहीं मानूंगा कि मैंने जो पढ़ाया तो मैं बिल्कुल समझ में नहीं आया। ऐसा तो मैं कभी स्वीकार भी नहीं करूँगा। मुझे तो ये लगेगा कि तुम्हें सब समझ में आ गया इसलिए तुम कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। और अगर कुछ भी नहीं आए तो पूछिए, भले ही वीडियो बन रहा है वीडियो बनने दीजिए, ये अपनी जगह है। यहाँ मुख्य रूप से मैं आपको पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ हूँ।
ये वीडियो के माध्यम से तो दूसरे लोग मुझे अगर सुन रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी प्रायोरिटी आप लोगों को पढ़ाना है, न कि इस वीडियो में लोगों को पढ़ाना। ये तो मैं एडिशनल दे रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोगों के लिए मुख्य रूप से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो कोई भी डाउट है तो निसंकोच पूछिए, बार बार पूछिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दिमाग से निकाल दीजिए कि वीडियो बन रहा है। आप तो बस ये याद रखिए कि बिना वीडियो के हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो बेझिझक होकर पूछिए, तभी समझ में आएंगी ये चीज़ें। ये आसान नहीं है, ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं। और अगर ये समझ में आ गई तो ज्योग्राफी कभी दिमाग से नहीं निकलेगी, कभी आप भूल ही नहीं पाओगे ज्योग्राफी कि भी ऐसी होती है या कुछ ऐसा होता है। तो चलिए, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? हाँ, क्या चीज़, क्या समझाऊँ, क्या बताओ? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य साल में 2 बार सीधा चमकता है। क्यों? क्योंकि कर्क भूमध्य रेखा से जब सूर्य ऊपर की ओर जाएगा, कैंसर की तरफ जाएगा, तो बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार सीधा निकलेगा ना। सूर्य का प्रकाश जहाँ जहाँ जाएगा, देखिए सूर्य यहाँ से ऊपर उठेगा यहाँ तक, तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी, ये सब जगह सीधा सीधा आएगा। तो एक बार सीधा हो गया प्रकाश, फिर जब लौटेगा तो फिर एक बार सीधा आएगा। इसलिए साल में 2 बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जब किसी भी अक्षांश पर, कर्क और मकर रेखा के बीच में किसी भी अक्षांश पर सूर्य 2 बार सीधा चमकता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अन्यथा हमेशा 90 डिग्री से कम का कोण बनेगा। क्लियर हुआ? और कर्क और मकर रेखा के ऊपरी अक्षांशों में, यानी इसके ऊपर चले जाओ अथवा मकर रेखा के और नीचे आ जाओ, इन अक्षांशों में सूर्य का प्रकाश कभी भी 90 डिग्री पर नहीं गिरेगा। सूर्य का प्रकाश हमेशा तिरछा होगा। क्लियर हुआ? अब परीक्षा के लिए एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए, सूर्य का प्रकाश कर्क और मकर रेखा के बीच कभी 0 डिग्री का कोण बनाएगा? कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य का प्रकाश कभी 0 डिग्री का कोण बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। 0 डिग्री का प्रकाश होने के लिए सूर्य की स्थिति में 90 डिग्री का विस्थापन होना चाहिए। जब सूर्य 90 डिग्री विस्थापित होगा तभी 0 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे मैंने कहा कि 21 जून को सूर्य आपके सर के ऊपर है, और जब सूर्य उदय होगा और अस्त होगा तो ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन पे सीधा सामने होगा। ये पोजीशन होगी उदय और अस्त की। क्लियर हुआ? अगर मान लें ये हाथ मेरे हॉरिजॉन्टल पे, क्षितिज पर हैं, तो सूर्य यहाँ से होगा, इधर से होगा और ऐसा जाएगा, ऐसा करके यहाँ अस्त हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने डिग्री का कोण बना? ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री बनता है? 180। तो स्ट्रेट लाइन से यहाँ आएगा तो 90, और यहाँ 90 इधर हो गया, तो 90 to 90 टोटल कितना हुआ? 180। तो 0 डिग्री का कोण आपको कब मिलेगा? जब सूर्य उदय होगा और अस्त होगा। समझ में आई बात? आप पृथ्वी पर जहां भी हो वहां से 0 डिग्री का कोण आपको कब मिलेगा सूर्य के प्रकाश का? तो आप कहोगे उगते समय और अस्त होते समय। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? जब सूर्य उदय होगा और जब अस्त होगा तब आपके पास आने वाले प्रकाश 0 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है? लेकिन दिन के 12 बजे कभी 0 डिग्री का कोण बनेगा? कभी नहीं बनेगा। दिन के 12 बजे कभी 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। वो कोण कितना होगा? दिन के 12 बजे सूर्य का प्रकाश आपके पास से कितने डिग्री का कोण बनाएगा? दिन के 12 बजे अगर आप कर्क रेखा पर हैं तो दिन के 12 बजे 90 डिग्री का कोण भी बनेगा मैक्सिमम, और मिनिमम कितना कोण बनेगा? मिनिमम एंगल कितना होगा? अभी तो पढ़ा, मिनिमम एंगल तब होगा जब सूर्य अधिकतम दूरी पर होगा। आप कर्क रेखा पर हो तो सूर्य अधिकतम दूरी पर मकर रेखा पर होगा। कर्क से मकर अधिकतम दूरी यही है ना। आप यहाँ हो तो सूर्य की अधिकतम दूरी कहाँ होगी? जब सूर्य मकर रेखा पर होगा। तो इन दोनों के बीच में जब एंगल बनेगा तो कितना बनेगा? 23.5, 23.5। आपकी स्थिति यहाँ है 23.5, सूर्य की स्थिति यहाँ है 23.5, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आया? 43। तो परीक्षा के लिए प्रश्न हो गया कि कर्क रेखा पर रहने वाले लोगों को सूर्य का प्रकाश कितने से कितने डिग्री के बीच मिलेगा? तो आप क्या कहोगे? 43 से लेके 90। क्लियर हुआ? 43 डिग्री से लेकर 90। 43 डिग्री से कम नहीं मिलेगा और 90 मैक्सिमम भी मिल सकता है साल में 2 बार।
क्लियर हुआ? ठीक है, बशर्ते कि हम एग्जैक्ट कर्क रेखा या मकर रेखा पर ना हो। हमने कहा भोपाल 23 डिग्री पर है, तो कर्क से थोड़ा सा नीचे है ना, इसलिए साल में 2 बार आपको सूर्य का प्रकाश सीधा मिलेगा। हुआ क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ये इंसोलेशन है, सूर्यातप बोलते हैं इसको, कि सूर्य का प्रकाश कहाँ कितना प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश इस बात पर निर्भर करता है कि पृथ्वी पर आप जहाँ हो उस जगह की लैटिट्यूडिनल पोजीशन क्या है, अक्षांशीय स्थिति क्या है। उच्च अक्षांशों को सूर्य का प्रकाश कम और निम्न अक्षांशों को सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? निम्न अक्षांश ये 0 डिग्री का अक्षांश है, ये 90 डिग्री का अक्षांश है। तो आप देखिए सूर्य का प्रकाश 23.5 से लेके 23.5 के बीच में ही तो है, इसी भाग में तो है मैक्सिमम प्रकाश। इसलिए निम्न अक्षांशों में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा और उच्च अक्षांशों में सूर्य का प्रकाश कम होता है। फिर पहाड़ी क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो क्या होगा? पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा या कम होगा? घाटियों में ज़्यादा होगा कि कम होगा? घाटियों में हमेशा सूर्य का प्रकाश कम रहता है। पहाड़ खुले हुए भाग होते हैं, उठे हुए भाग, उन पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप पहाड़ पर ढाल पर हो तो ढाल पर एक तरफ तो सूर्य का प्रकाश अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरी साइड नहीं रहेगा। पहाड़ इस तरह से होते हैं। अगर आप पहाड़ के इस ढाल पर आपने घर बना लिया और अगर सूर्य यहाँ से उदय हो रहा है तो उदय होते समय यहाँ सूर्य का प्रकाश आपको सुबह सुबह सीधा मिलेगा। आप पहाड़ पर हो ना, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा ऊपर उठेगा आपको सीधा मिलेगा। और जब दिन के 12 बजेंगे तो सूर्य का प्रकाश आपको कैसा मिलेगा? तिरछा, क्योंकि आप पहाड़ पर हो, ढाल पर हो। 12 बजे सूर्य का प्रकाश सीधा कब मिलेगा? जब आप समतल पर रहो। समतल पर हो गए तो सूर्य का प्रकाश 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन अगर आप ढाल पर हो, ऐसी स्थिति में हो आप, तो 12 बजे का जो प्रकाश होगा वो सीधा नहीं होगा ना। इसीलिए पर्वतीय ढालों पर सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होता है। और कब तक प्राप्त होता है? दिन के 12 से लेकर 2 बजे तक ही प्राप्त होगा। और जैसे ही 2 बजे के बाद सूर्य इधर आया तो यहाँ अस्त हो जाएगा यहाँ के लिए। समझ में आई बात नहीं? ये है सूर्य, ये है पर्वत। और सूर्य अगर इधर आ गया तो इधर वाले भागों में अंधेरा होगा कि नहीं? तो 2 बजे के बाद ही अस्त हो जाएगा सूर्य। डिपेंड करेगा कि आप कहाँ हो। 2 बजे 3 बजे सूर्य अस्त हो जाएगा। इसलिए पहाड़ी भागों पर हर जगह सूर्य का प्रकाश समान नहीं होता। ढालों पर सूर्य का प्रकाश कुछ और होता है और चोटियों पर सूर्य का प्रकाश कुछ और होता है। चोटियों पर ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, ढालों पर कम प्रकाश मिलेगा। अगली बात, सूर्य का प्रकाश और किस बात पर निर्भर करेगा? और बताइए किस बात पर निर्भर करेगा? अक्षांशीय स्थिति हो गई, पृथ्वी की उच्चावच हो गए, कहीं ऊंचाई कहीं नीचाई, पर्वतीय क्षेत्र और घाटी दोनों पर अलग अलग होगा। और कैसे प्रभावित होगा सूर्य का प्रकाश? वेदर कंडीशंस पे। वेदर कंडीशंस जहां बहुत ज़्यादा बादल होंगे वहां सूर्य का प्रकाश कम रहेगा। और जैसे भूमध्य रेखा पर बादल होते हैं, हमेशा रोजाना बादल बनते हैं, इसीलिए वहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा होने के बावजूद भी टेम्परेचर वहाँ 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए वहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा तो है लेकिन सूर्यातप कम है। सूर्यातप ज़्यादा होगा तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी ना, टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। लेकिन वहाँ टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं 35 डिग्री के आगे, क्योंकि वहाँ बादल छाए रहते हैं आसमान में। तो इसलिए आसमान खुला है, साफ है या बादल वाला स्थान है तो वहाँ सूर्यातप पर्याप्त नहीं मिलेगा। तो मौसम पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और फैक्टर हो सकते हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि सूर्यातप कहाँ कम होगा और कहाँ ज़्यादा होगा। क्लियर है? समझ में आई चीज़ें कि नहीं? इनसे रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, मैंने आपसे बोला था कि मैं सीरीज चालू करूँगा, तो मैं आज प्रश्न सोच कर नहीं आया, मैं दिमाग से उतर गई कि आज सीरीज चालू करनी थी। कल से सीरीज चालू करते हैं और आपसे प्रश्न पूछना हम शुरू करेंगे। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उससे या उससे एक आध दिन पहले पढ़ाए गए चैप्टर से हम प्रश्न पूछेंगे और आप प्रश्नों के जवाब दें। अगर आपने सही जवाब दिया तो मैंने बताया आपको कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा। मेरी तरफ से रोज़ाना इनाम की मैं घोषणा करता हूँ और वो इनाम 51 रुपये से लेकर 101 रुपये तक हो सकती है। वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुँचेगी। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोग एंगेज रहें,
ताकि आप लोग, क्योंकि अभी तो आप कुछ कोई कमेंट करते ही नहीं, पता नहीं वीडियो देखते भी हो या नहीं देखते। मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो में मैं लगातार 1 घंटे जो बोलूँगा उसी में जो मैंने बताया है उसी से एक प्रश्न दे दूँगा आपको, ताकि आप पूरा वीडियो देखें। मैं पागल थोड़ी हूँ कि लगातार मुंह बजाता रहूँगा तुम वीडियो ना देखो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। इसीलिए मैंने ये काम किया है ताकि तुम कम से कम लालच में ही सही, कम से कम वीडियो तो सुनो, वीडियो देखो, इसीलिए किया है मैंने। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, कल फिर मिलते हैं इसी की अगले चैप्टर के साथ। इसी से रिलेटेड अगला चैप्टर है इंसुलेशन से ही रिलेटेड अगला चैप्टर, जिसमें हम इंसुलेशन के डिफरेंट पार्ट्स में और विभिन्न प्रकार की कौन सी तापीय गतिविधियां होती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।